ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, हम 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 पर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया आपको बताया गया गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डिटेल में पढ़ना ही पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। ये इकोनॉमिक्स का ब्रांच होता है। इसके अंदर हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा है। पब्लिक फाइनेंस के अंदर 5 पॉइंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब सरकारी खर्च। सरकार के खर्च कहां कहां पर होते हैं हमने देखा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू मीन्स सरकारी कमाई। सरकार की कमाई कहां से होती है, तो टैक्स चार्ज करके सरकार कमाती है। टैक्स जो है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो सकता है या इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। टैक्स के अपोजिट में नॉन टैक्स सोर्सेज भी हैं सरकार की कमाई के लिए, जिसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं, डिटेल में आज पढ़ेंगे। थर्ड नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पब्लिक डेप्ट, मतलब सरकारी कर्ज। सरकार के सर पर कितना कर्ज है। सरकार इंटरनल एक्सटर्नल मतलब अपने लोगों से और फॉरेन कंट्री से भी कर्ज ले सकती है। पब्लिक डेप्ट इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति, मतलब पैसे का बंदोबस्त कैसे किया जाए, कहां से एडजस्ट किया जाए, कहां से मैनेज किया जाए। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिवेन्यू एंड पब्लिक डेप्ट, खर्चा, कमाई और कर्ज, हर घर का यही 3 मेन मुद्दा होता है। हर इंडिविजुअल का देखिए या सरकार का देखिए, इन्हीं 3 मुद्दों को मेन मानकर बात किया जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक डेट, मतलब खर्चे, कमाई और कर्ज। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वित्तीय प्रशासन। रुपए पैसे का जो हम हैंडलिंग करेंगे, मैनेज करेंगे, वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंतर्गत देखा जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेट पॉलिसी फॉर ओवरऑल ग्रोथ। तो कहां से हम डेली की कमाई करें, खर्चे करें और कैसे क्या हो, देश का ओवरऑल ग्रोथ हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का मुद्दा है सेकेंड मुद्दा। जो सेकेंड पॉइंट है आज का वो मेन मुद्दा है। सेकेंड पॉइंट है आपका पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू आज डिटेल में पढ़ेंगे हम, जिसका मतलब होता है सरकारी कमाई, पब्लिक की कमाई। तो सरकार की कमाई का मेन सोर्स जो है वो टैक्स है। मेन सोर्स टैक्स है। और टैक्स इन लोगों ने 2 टाइप का बताया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंतर्गत अपोजिट में नॉन टैक्स भी है। नॉन टैक्स से भी हमारी कमाई होती है, गवर्नमेंट की कमाई होती है। 7 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी जरा पढ़ लिया जाए। डायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रोपोर्शनेट टैक्स हो सकता है, जैसे कि 10%, 20%, 30% आपको टैक्स भरना है। ठीक है, स्ट्रेट वे प्रोपोर्शनेट टैक्स बोला जा सकता है। प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स अगर आप गरीब हो तो कोई टैक्स नहीं होगा, आप मिडिल क्लास के हो तो 10%, हाई सोसाइटी के हो तो 20%, एज आपकी ज्यादा हो गई है तो आपके एक्स्ट्रा इनकम पर अलग परसेंटेज। तो प्रोग्रेसिव मतलब अलग अलग स्टेज पर टैक्स आपका क्या है, बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मतलब टैक्स आपका क्या है, कम होता जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट टैक्स जो है 3 पार्ट में इन लोगों ने लिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में इनको इन लोगों ने जगह नहीं दिया है।
विदाउट दीज 3 पॉइंट्स इन लोगों ने डायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स, आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कीजिए, याद रखिए। डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोपोर्शनेट हो सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है, रिग्रेसिव हो सकता है। देन इनडायरेक्ट टैक्स, पहले बहुत ज्यादा याद करना पड़ता था इनडायरेक्ट टैक्स में, लेकिन अब 2017 से डेट आप याद रख सकते हैं, 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से ये इनडायरेक्ट टैक्स सारे हटा दिए गए और एक ही टैक्स सामने रखा गया, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। तो पहले बहुत सारे टैक्स थे स्टूडेंट्स, उन सबको हटाकर सिर्फ यहाँ पर जीएसटी रखा गया। तो ये थे टैक्स के सोर्स से इनकम, टैक्स के हिसाब से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन्हें और डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले पेज पर। नॉन टैक्स के अंदर देख लीजिए, नॉन टैक्स के अंदर फीस, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फीस सरकार के लिए कमाई है। प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक क्या है, तमाम सेवाएं दे रही है, सामान दे रही है, उसके ऊपर चार्ज, जैसे वाटर सप्लाई है, रेल के टिकट्स हैं, पोस्टल स्टैम्प्स हैं, उनसे सरकार की थोड़ी मोड़ी कमाई होती है। तो ये मेन सोर्स नहीं है, लेकिन इससे भी थोड़ी कमाई सरकार की होती है। तो ये भी कमाई का जरिया है, मीन्स रिवेन्यू है। नेक्स्ट, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मतलब स्पेशल पर्पज के लिए चार्ज किया हुआ टैक्स या फाइन या फीस। फाइन एंड पेनाल्टीज, आप आरटीओ रूल्स ब्रेक करते हैं या आपकी किसी से फाइट हो जाती है, तो जो फाइन एंड पेनाल्टीज होती है वो भी सरकार तक पहुंचता है, तो सरकार की कमाई है। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, कई लोग क्या है, कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने देखा कई लोगों ने गवर्नमेंट को हेल्प किया, तो गिफ्ट, ग्रांट और डोनेशन भी गवर्नमेंट के लिए कमाई होती है। स्पेशल लेवी, स्पेशल लेवी मतलब स्पेशल पर्पज के लिए चार्ज किया गया टैक्स, जैसे शराब के ऊपर, लिकर, दारू के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करती है गवर्नमेंट, तो ये स्पेशल लेवी के अंतर्गत आएगा। लास्ट है बोरोइंग्स, छोटी मोटी बोरोइंग्स, एक दूसरे से उधार लेकर भी सरकार अपने पैसे बना लेती है, अपने खर्चे चला लेती है। तो चलिए इन पॉइंट्स को अब डिटेल में पढ़ते हैं। पहले एक बार ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लीजिए बेटा, जितना भी हमने हाईलाइट किया हुआ है वो स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आपको पता चले हम कहां पर पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लीजिए। पब्लिक रिवेन्यू के अंदर हम दो पढ़ने वाले हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के अंतर्गत आएगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स के अंदर आएगा 7 पॉइंट्स। ठीक है, टैक्स के अंदर 2 पॉइंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नॉन टैक्स के अंदर 7 पॉइंट्स। तो चलिए पहले टैक्स के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उन्हें क्लियर किया जाए। स्टूडेंट्स, पब्लिक रिवेन्यू मतलब सरकार की कमाई। सरकार की कमाई कहां से होती है, कैसे होती है, वो हम देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए पब्लिक रिवेन्यू मतलब सरकार की कमाई। इसके बारे में थोड़ा हम टेक्स्ट बुक से वर्डिंग पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पब्लिक रिवेन्यू मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम विथ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मतलब सरकार, जो एग्रीगेट मतलब टोटल इनकम जमा करती है, कलेक्ट करती है मतलब जमा करती है। तो सरकार जो टोटल अपना इनकम यहाँ वहां सोर्सेस से, वेरियस सोर्सेस मतलब विभिन्न कई सोर्सेस से जो जमा करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पब्लिक रिवेन्यू। तो सरकार कई जगहों से पैसे जमा करती है पब्लिक पर ही खर्च करने के लिए। तो सभी सोर्सों से जमा किया हुआ जो इनकम है उसके टोटल को हम क्या कहते हैं, पब्लिक रिवेन्यू। पब्लिक रिवेन्यू होल्ड्स द परमानेंट पोजीशन इन द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस।
तो जब भी आप पब्लिक फाइनेंस चैप्टर पढ़ रहे हो तो पब्लिक रिवेन्यू एक परमानेंट टॉपिक है, इसको कभी हम हटा ही नहीं सकते, इस टॉपिक से दूर नहीं हो सकते, ये टॉपिक तो पढ़ना ही होगा। जैसे कोई भी परिवार चलाना है तो खर्चे और कमाई तो आपको सोचना ही होगा ना, खर्चे और कमाई मेन होते हैं। तो अगर आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं मतलब सरकार के खर्चे और कमाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो पब्लिक रेवेन्यू के बारे में तो पढ़ना ही होगा, मतलब उसका स्थान क्या है, परमानेंट है, ये स्थिर रूप से हमें पढ़ना ही होगा। विच इज अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है बेटा कि पब्लिक फाइनेंस जो ब्रांच है, जो टॉपिक है, वो किसके अंतर्गत है, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आप एक हायरार्की बना लीजिए, मतलब एक ऑर्डर बना लीजिए। ये देखिए, जो आपका गवर्नमेंट कलेक्शन करती है उसे पब्लिक रिवेन्यू कहते हैं। पब्लिक रिवेन्यू जो होता है वो पब्लिक फाइनेंस का ब्रांच है, और पब्लिक फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक्स स्टडी का ब्रांच है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, दस द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक रिवेन्यू अराइजेज ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रिवेन्यू की जरूरत क्यों है, पब्लिक क्यों कमाना चाहती है, मतलब सरकार क्यों कमाना चाहती है, क्योंकि सरकार को खर्चे करना है। तो पब्लिक पर खर्च करने के लिए पब्लिक रिवेन्यू का होना जरूरी है, बरोबर। आप जानते हैं, आपके घर में कोई पूछेगा कि पापा आपके क्यों जॉब पर जाते हैं, क्या जरूरत है, इतना मेहनत क्यों करते हैं, इतना पसीना क्यों बहाते हैं, तो आपका यही जवाब होगा कि परिवार चलाना है, परिवार पर खर्च करना है, तो कमाना तो पड़ेगा ही। तो पब्लिक रिवेन्यू इज नेसेसरी ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू जरूरी है पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, तो आपने देखा स्टूडेंट्स, पब्लिक रेवेन्यू जो है किसके अंतर्गत स्टडी है, ये स्टडी है स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत पब्लिक रेवेन्यू का स्टडी होता है, और पब्लिक फाइनेंस का स्टडी किसके अंतर्गत होता है, इकोनॉमिक्स में। तो ये आपका एक ऑर्डर है, इसे ध्यान रखिए। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, और पब्लिक फाइनेंस के अंदर एक परमानेंट टॉपिक है पब्लिक रिवेन्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पब्लिक रेवेन्यू के बारे में हमने पढ़ लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परमानेंट टॉपिक है। अब पब्लिक रेवेन्यू कहाँ से आता है वो जरा देखा जाए। तो पब्लिक रेवेन्यू हमारे पास जो पब्लिक की कमाई है, जो जनता के लिए कमाई है सरकार की, वो कहाँ से आती है उसे हमें देखना है। तो देखा जाए, द मेन सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू और एज फॉलोज। तो पब्लिक के कमाई के जो सोर्स हैं वो इस तरह से हैं जो निम्न लिखे हुए हैं। तो देखिए, सोर्स में जो है मेन सोर्स आपका दो ही है, एक टैक्सेस और एक नॉन टैक्सेस। इन्हीं दो तरीकों से सरकार कमाती है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस। करेक्ट है। तो देखा जाए टैक्सेस के बारे में, टैक्स जो सोर्स है उसके बारे में क्या ओपिनियन है वो देखा जाए। तो टैक्स जो है एक परमानेंट और एसेंशियल थिंग है, जो चार्ज होना ही चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स, आप जब छोटे होते हैं, जब छोटे रहते हैं तो पेरेंट्स आपका ख्याल करते हैं, कमा कर ला कर देते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका फर्ज होता है कि घर के खर्चों में आप मदद करें, घर की खुराकी में आप भी पैसे डोनेट करें या दान करें या कंट्रीब्यूट करें। तो इसी तरह से सरकार आपको तमाम सेवाएं दे रही है, रोड फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, इन्वायरमेंट फैसिलिटी, साइंटिफिक फैसिलिटी, तो सारी फैसिलिटी सरकार दे रही है। तो आप जब कमा रहे हो तो आपका फर्ज होता है कि आप भी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में कंट्रीब्यूट करो। तो टैक्स एक बहुत ही एसेंशियल थिंग है और ये करना ही है। दूसरा होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारे चार्जेस करके पब्लिक से कमाती है। तो ये जो चार्जेस हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू, जैसे आरटीओ चार्ज करता है, पुलिस चार्ज करता है, कोर्ट आपको चार्ज करता है, वकील आपको चार्ज करते हैं, तो ये भी पैसे कलेक्ट होकर गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। लेकिन ये क्या है, साइड इनकम है, मेन इनकम जो है वो टैक्सेस ही है। ठीक है, तो चलिए टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू को हम डिटेल में लेते जाएं आगे। पहले टैक्स का जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो हम पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में आप देख रहे हैं फ्रैंक विलियम तौसिग ने हमें
डेफिनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू तौसिक, द इसेंस ऑफ अ टैक्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर चार्जेस। जो टैक्स है वो दूसरों से बिल्कुल अलग है, दूसरी कमाइयों, दूसरे चार्जेस से बिल्कुल अलग है। तो टैक्स को एक बिल्कुल अलग टॉपिक बताया गया है, सभी चार्जेस से अलग बताया गया है। बाय गवर्नमेंट is is the absence of a direct quid pro quo between the taxpayer and the public authority। तो देखिए इसको पहले से ही टेक्स्ट बुक में हाईलाइट किया हुआ है, क्विड प्रो क्यू। तो क्विड प्रो क्यो मतलब क्या होता है? क्विड प्रो क्यो मतलब होता है कि आपको पहले से ही बताया जाएगा, पहले से ही आपको मालूम होगा, पहले से ही ये सहमति होगी कि जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स दे रहा है, और पब्लिक अथॉरिटी जो टैक्स ले रही है, ठीक है, जो टैक्स दे रहा है और जो टैक्स ले रहा है, इन दोनों में ऐसा समझौता होगा, सहमति होगी कि इसका बेनिफिट जो है वो जरूरी क्यों है, ये टैक्स लेना वो राज रहेगा, वो छुपा रहेगा। बाद में जिस चीज पर खर्च करना है सरकार को जरूरी लगेगा उस पर खर्च करेगी, और जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्ट इसका एंजॉयमेंट नहीं ले सकेगा, उसे इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट होगा। जैसे कोई भी अगर रिच पर्सन टैक्स भर रहा है तो उससे उसको क्या बेनिफिट मिल रही है डायरेक्टली वो नहीं होगा, वो उसे पता नहीं चलेगा। ये सामाजिक रूप से खर्च किया जाएगा और पूरी सोसाइटी को इसका फायदा होगा। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बेटा। द इसेंस मतलब आवश्यकता, द इसेंस मतलब आवश्यकता ऑफ अ टैक्स, टैक्स की, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर चार्जेस मतलब दूसरे चार्जेस से क्या है, भिन्न है। टैक्स की जो जरूरत है हमें वो दूसरी जरूरतों से, दूसरे चार्जेस से अलग है, भिन्न है। बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स है वो दूसरे चार्जेस से बिल्कुल अलग है। इज द अब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट, आपको इसका कोई डायरेक्ट फायदा होगा, जिसने टैक्स भरा उसको कोई डायरेक्ट फायदा होगा, ऐसा मत समझिएगा। जो भी टैक्स भर रहा है, जो भी फिल्म स्टार या क्रिकेटर या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो टैक्स भर रहे हैं उसका उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं समझना है। क्विड प्रो क्यो बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। तो टैक्स भरने वाले और सरकारी जो अथॉरिटी है, अधिकारी है, उनको ये पता होगा कि जो भी टैक्स भरा जाएगा उसका आपको डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, सोशली आपको बेनिफिट होगा, इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट होगा। ये जो डेफिनेशन है वो तौसिक जी ने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमन, सेलिगमन ने क्या डेफिनेशन दिया? अ टैक्स इज अ कम, ये नहीं है, तो अलग रुतबा, अलग उसकी गई है, कंपल्सरी करना ही पड़ेगा आपको। पर्सन गवर्नमेंट, और ये टैक्स हमेशा इंसान किस करेगा? गवर्नमेंट को, सरकार को। ये पैसा हमेशा गवर्नमेंट जो है प्राप्त करेगी, करेगी, विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट। विदाउट रेफरेंस मतलब ये सरकार बताएगी नहीं, या फिर आप उम्मीद मत कीजिए कि आपको कोई स्पेशल बेनिफिट मिलेगा इसका। आपने टैक्स भर दिया, आपने बहुत ज्यादा टैक्स भरा है तो आपको इसको, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मत समझिए। कंफर्म्ड रहिए कि आपको इसका इंडिविजुअली बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये समाज के रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा, सबको बेनिफिट मिलेगा, वैसे ही आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। आपने ज्यादा टैक्स भरा है तो आपको ही वो फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही मीनिंगफुल डेफिनेशन है बेटा, एक बार फिर से पढ़ते हैं।
A tax is a compulsory contribution. टैक्स मनमानी मन के ऊपर नहीं है, ये कंपलसरी है, तो ये करना ही पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन, एक इंसान के द्वारा, टू द गवर्नमेंट, सरकार को। तो कोई भी इंसान के ऊपर ये कंपलसरी चार्ज होता है जो गवर्नमेंट प्राप्त करती है, विदाउट रिफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कंफर्म, और ये निश्चित होता है कि आपको कोई विशेष रूप से बेनिफिट या आपको रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ये उसके अंदर पहले से ही मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, घर में मम्मी पापा पहले कमा रहे थे, अब बेटे बड़े हो गए हैं। एक छोटा बेटा है अभी पढ़ाई कर रहा है, बड़ा बेटा क्या है जॉब पर लग गया है, अच्छा जॉब मिल गया है उसे। तो बड़े बेटे का फर्ज है और जरूरी है कि अब वो क्या है घर के खर्चों में हाथ बटाए और पैसे मम्मी पापा के हाथ में परिवार चलाने के लिए दे। लेकिन ये पैसे देते टाइम उसे उम्मीद नहीं रखना है कि उसने पैसे दिए हैं तो उसे कुछ स्पेशल रेफरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरे भाई को जो क्वालिटी का खाना मिलेगा उसी क्वालिटी का उसे भी मिलेगा, जो सुविधा छोटे भाई को मिलेगी वही सुविधा इसे भी मिलेगी। इसे ऐसा नहीं समझकर चलना है कि मैंने दिया है घर का खर्चा तो मैं ही उसका बेनिफिट उठाऊंगा, मैं कोई स्पेशल बेनिफिट उठाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सरकार का भी सिस्टम है, टैक्स पेयर को कोई स्पेशल रेफरेंस मिलेगा ऐसा नहीं सोचकर चलना है। ठीक है, तो चलिए टैक्स क्लियर होने के बाद आगे चलते हैं हम। टैक्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, चार क्वालिटी बताए इन लोगों ने। टैक्स के अंदर कौन कौन सी चार कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, क्या क्या गुणधर्म होना चाहिए टैक्स के अंदर, फीचर्स क्या होने चाहिए, वो चार बताए इन लोगों ने। देखते हैं। इट इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन, तो ये क्या है, गवर्नमेंट को और किसी भी सिटीजन को ये कंपल्सरी टैक्स भरना ही भरना है, ऐसा होना चाहिए। कंपल्सरी का नोटिफिकेशन होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए कि भरना है तो भरो, नहीं भरना है तो ना भरो, ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले टैक्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा कि एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट जो है या सिटीजन है कंट्री का, वो कंपल्सरी टैक्स भरेगा। इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोज्ड अपॉन हिम, तो गवर्नमेंट के ऊपर या फिर किसी नागरिक के ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ है वो कंपल्सरी उसे भरना ही पड़ेगा या भरना ही चाहिए। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू, और यही, क्योंकि यही क्या है, बहुत ही मुख्य रूप से साधन है, बहुत ही मुख्य जरिया है जिससे सरकार की क्या होगी, कमाई होगी, सरकारी कमाई होगी, रिवेन्यू होगा टू द गवर्नमेंट, सरकार का। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे अ टैक्स, अगर कोई इंसान ऐसा है जो टैक्स नहीं पे कर रहा है, ही कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसे क्या है, पनिश कर सकती है, सजा दे सकती है, दंड दे सकती है। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये कंपल्सरी होना चाहिए। सबसे मुख्य सबसे मेन बात है कि टैक्स क्या होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, और अगर कोई नहीं भरता है तो उसके ऊपर पेनल्टी, पनिशमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये टैक्स का सबसे पहला जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुणधर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड टैक्स की बात होनी चाहिए कि टैक्स इज पेड बाय द टैक्स पेयर टू इनेबल गवर्नमेंट, टैक्स क्यों भरना चाहिए इंसानों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट को हम शक्तिशाली बना सकें, उसे योग्य बना सकें, किस काम के लिए, टू इनक्योर एक्सपेंसेस, ताकि वो खर्चा कर सके, ताकि खर्च। क्या हुआ यश, माइक ऑफ रखिए बेटा। सरकार को हम टैक्स क्यों भरते हैं, ताकि सरकार क्या है, ये यश नाम से कौन है भाई, सर हटा दो उसको।
काफी वो का कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल। सर इसको हटा दो तो। आवाज आ रही ना बेटा? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। ओके, चलिए बेटा। तो आपने सुना कि टैक्स जो है गवर्नमेंट तक पहुंचना ही चाहिए ताकि उसे शक्तिशाली बना सके हम। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर हम शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे, मान लीजिए आप अगर अपने परिवार में कमा रहे हैं और परिवार के खर्च के लिए अगर पैसे नहीं दे रहे हैं, तो परिवार का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अगर आप कमा रहे हैं तो घर के खर्च के लिए, फ्यूचर के लिए पैसे घर को देना जरूरी है, ताकि घर हमेशा शक्तिशाली हो। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो तुरंत क्या है, घर से मदद मिल सके। ठीक है, तो ऐसे ही अभी कोरोना में आप देख रहे हैं, अगर आपकी सरकार के पास पैसे नहीं होते, सरकार शक्तिशाली नहीं होती, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, तो आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, मदद नहीं हो पाती। ठीक है, अब पैसे थे तो गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीकों से पब्लिक की मदद की, नागरिकों की सुरक्षा की। ठीक है, तो इसी तरह से कहा गया है कि गवर्नमेंट को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें टैक्स देना जरूरी है, ताकि वो इनकर एक्सपेंसेस खर्च कर सके इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज का कॉमन मतलब जिसका सबको फायदा हो सके, उस चीज पर खर्चा कर सके। तो जैसे स्कूल हो गए, गार्डन्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सफाई का कार्य हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, इन सब चीजों में कॉमन इंटरेस्ट होता है पब्लिक का। तो इस पर क्या है, कार्य किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसे होने चाहिए, इसलिए टैक्स भरना ही चाहिए ताकि सरकार को हम शक्तिशाली बनाएं। थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट देखा जाए, थर्ड पॉइंट हमारे सामने है, द पेमेंट ऑफ अ टैक्स बाय अ पर्सन does not entitle him to receive any direct and proportionate benefit or services from the government in returns of the tax। तो टैक्स देने के बाद बेटा आप ऐसा उम्मीद मत लगा कर रखिए कि आपने टैक्स ज्यादा भरा है तो आपको प्रोपोर्शनेट मतलब ज्यादा भरा है तो आपको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनेट मतलब होता है आपने ज्यादा टैक्स भरा तो आपको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। पब्लिक के लिए रोड अलग टाइप का बनाया, आपके लिए अलग टाइप का रोड बना कर देना चाहिए। पब्लिक के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है, आपके लिए अलग से स्पेशल वाटर सप्लाई होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने टैक्स पे किया है तो आप ध्यान में रखिए, यू आर नॉट इंटाइटल। आपने कोई अधिकार नहीं ले लिया कि आपको कोई डायरेक्ट सीधा सीधा आपके घर में आकर कोई स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, ऐसा आपको सोचकर नहीं रखना है। फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ द टैक्स, तो टैक्स भरने के बाद आपको कोई स्पेशल बेनिफिट मिले ऐसा आप उम्मीद मत कीजिए, ये टैक्स का रूल होना चाहिए। फोर्थ देखते हैं बेटा, फोर्थ है, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटीज और सर्विसेज। तो स्टूडेंट जो टैक्स हम लागू करेंगे वो या तो इनकम पर चार्ज होना चाहिए, या तो प्रॉपर्टी पर चार्ज होना चाहिए, या तो कमोडिटीज एंड सर्विसेज पर चार्ज होना चाहिए, और किसी चीज पर नहीं। जैसे हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, हम क्या पहन रहे हैं उसके ऊपर नहीं चार्ज होना चाहिए। चार्ज होना चाहिए हमारी कमाई पर, हमारी प्रॉपर्टी धन दौलत संपत्ति पर, कमोडिटी जो भी हम सामान खरीद रहे हैं या सेवाएं जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स चार्ज होना चाहिए। तो बताइए, टैक्स के चार एसेंशियल चीजें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले टैक्स भरना जरूरी होना चाहिए, अगर कोई नहीं भरता है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फाइन चार्ज होना चाहिए, ये फर्स्ट था।
सेकंड था स्टूडेंट्स, टैक्स हमें भरना ही चाहिए ताकि सरकार को हम क्या है मजबूत बना सकें, कैपेबल बना सकें, ताकि वो कॉमन इंटरेस्ट, पब्लिक के कॉमन इंटरेस्ट के लिए क्या कर सके, मदद कर सके। ठीक है, पब्लिक के कॉमन इंटरेस्ट के लिए कार्य कर सके। थर्ड हमने देखा कि जो भी इंसान, जो भी नागरिक, जो भी सिटीजन टैक्स भर रहा है, वो उम्मीद न लगा कर रखे कि उस टैक्स के बदले उसे कोई खास या उसे कोई पर्सनल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये सामाजिक रूप से खर्च किया जाएगा टैक्स, उसे कोई स्पेशल उम्मीद नहीं लगा कर रखनी चाहिए। और फोर्थ हमने देखा कि टैक्स जो है इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटीज एंड सर्विसेज पर ही चार्ज होना चाहिए। ठीक है, चलिए टैक्स कैसा होना चाहिए वो हमने 4 पॉइंट में देख लिया। अब टैक्स के टाइप भी देख लिए जाए। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने काफी डिस्कस कर लिया है, अब डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिस इंसान पर ये टैक्स चार्ज हुआ है उसी को भरना पड़ेगा ये टैक्स, उसी के पॉकेट से ये रकम निकाली जाएगी, किसी और के पॉकेट से नहीं। तो मान लीजिए अगर करोड़ी मल के ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है तो करोड़ी मल ही भरेंगे, उनके ही पॉकेट से पैसे निकाले जाएंगे, तो इसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। ठीक है, और इसके उलट में अगर मान लीजिए करोड़ी मल के ऊपर टैक्स चार्ज हुआ है लेकिन वो ये चार्ज जो है किसी और पर शिफ्ट कर देते हैं, करोड़ी मल सामान बनाते हैं, पहले 100 रुपए का बेचते थे, लेकिन उनके ऊपर टैक्स चार्ज हो गया तो वो 150 रुपए में बेच रहे हैं। 150 रुपए में बेच रहे हैं तो 100 रुपए की जगह 150 में बेच रहे हैं, मतलब 50 रुपए क्या ग्राहक से वसूल कर रहे हैं। टैक्स जो इन्हें भरना चाहिए था वो ये नहीं भर रहे हैं, ये ग्राहक से वसूल रहे हैं 50 रुपए और फिर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इसका मतलब करोड़ी मल के पॉकेट से नहीं निकला, वो तो ग्राहक के पॉकेट से निकला, ग्राहक ने उसका भुगतान किया, ग्राहक ने पे किया, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। तो आपने यहाँ समझा कि करोड़ी मल के ऊपर अगर टैक्स चार्ज हुआ है, अगर करोड़ी मल के ही पॉकेट से निकाला जा रहा है तो डायरेक्ट टैक्स है, और अगर करोड़ी मल के ऊपर चार्ज हुआ लेकिन उसने टैक्स जो है आगे शिफ्ट कर दिया, पब्लिक या ग्राहक कस्टमर से वसूल करके सरकार को दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। चलिए पढ़कर देखते हैं वर्डिंग। डायरेक्ट टैक्स, इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर हिज इनकम, ऑन हिज इनकम और प्रॉपर्टी। तो आपने इनकम टैक्स का नाम सुना है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स सरकार देखती है पेपर की आपकी इनकम कितनी है, आपके इनकम पर 10%, 20% जो हुआ वो आपको ही भरना है, किसी दूसरे से नहीं लिया जाएगा, आपसे ही लिया जाएगा। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है? आपके पास 4 घर हैं, आपके पास बागीचा है, खेत है, और भी आपके पास प्रीमाइसेस हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो आपको ही भरना है। अब जैसे फिल्म स्टार्स बंगले में रहते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके भी घर बड़े हैं, बंगले हैं, तो उनके बंगले पर भी क्या है टैक्स चार्ज होता है। हम लोग तो छोटे मिडिल क्लास लोग हैं तो हमें पता नहीं चलता है, हम किसी भी टाइप का टैक्स नहीं भरते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना पड़ता है, जीएसटी भी भरना पड़ता है, वेल्थ टैक्स होता है वो भी भरना पड़ता है। ठीक है, तो जिसकी इनकम है उसी को टैक्स भरना है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को टैक्स भरना है, तो ये डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका, पढ़कर देखिए, द बर्डन ऑफ टैक्स इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे एक बार वापस से मैं हाईलाइट करता हूं, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या? द बर्डन ऑफ टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स है डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन मतलब जिसका टेंशन, जिसका भार
भार जिसका किसके ऊपर है, किसको सहना है, बॉर्न मतलब सहना है, बॉर्न मतलब सहना है, किसको सहना है, बाय द पर्सन ऑन हुम, उसी इंसान द्वारा जिसने, उसी इंसान द्वारा जिसने इट इज लेविड, जिसके ऊपर ये लागू हुआ है। तो जिसके ऊपर लागू हुआ है उसी को ये टैक्स सहना है, उसी को भरना है, उसी के पॉकेट से लिया जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एज ही कैनॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ द टैक्स टू अदर्स, और ये टैक्स ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अपने सर का टेंशन, अपने सर का भार, अपने सर का टैक्स ये आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, और ये उसी के ऊपर रहेगा। इम्पैक्ट मतलब असर, इंसिडेंस मतलब जिम्मेदारी, तो असर और जिम्मेदारी जो है उसी इंसान के ऊपर रहेगा डायरेक्ट टैक्स का, जिसके ऊपर चार्ज हुआ है, उसी को अपने पॉकेट से भरना होगा। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो आपको पहले भी बताया गया, इनकम पर जो टैक्स चार्ज होता है वो इनकम टैक्स है, और प्रॉपर्टी पर जो चार्ज होता है वो वेल्थ टैक्स है। ठीक है, तो ये सारे नाम तो हम सिर्फ सुनते ही हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द किसी ने भरा हो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम मिडिल क्लास एरिया में रहते हैं। जो लोग हाई सोसाइटी में रहते हैं, लग्जरियस चीजों का उपयोग करते हैं, बंगले में, फ्लैट्स में रहते हैं, उनके ऊपर हमेशा इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स चार्ज होते रहता है, और इस चार्ज को वो किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। वो लोग खुद अपने ही पॉकेट से भरते हैं, उनको भरना पड़ता है। तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बराबर स्टूडेंट्स, तो ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है। डायरेक्ट टैक्स वो है जिस इंसान के ऊपर ये चार्ज किया गया, उसी को क्या है, भरना है। इंपॉर्टेंट मैंने स्टेटमेंट आपको बता दिया, द बर्डन ऑफ द टैक्स इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड, उसी इंसान को ये टैक्स का भार सहना होता है जिसके ऊपर चार्ज किया गया है। ओके, चलिए इसके अपोजिट में पढ़ते हैं। इसके अपोजिट में इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स इट इज लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज। ये जो है इनकम या प्रॉपर्टी पर नहीं, ये इनकम या प्रॉपर्टी पर चार्ज नहीं होता है। ये किस पर चार्ज होता है, गुड्स या सर्विसेज पर। इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑन सेल और सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटी और अ सर्विसेज। तो ये चार्ज कब होता है, जब आपने कोई सामान बनाया है, मतलब प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, या फिर सेल किया है। तो आप कोई भी सामान बनाते हो या सेल करते हो तब ये चार्ज होता है। तो सोचिए बेटा, कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी, तो कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो उसके सामान बनाने पर टैक्स चार्ज होता है, लेकिन वो अपने पॉकेट से नहीं भरते हैं। वो क्या है, ग्राहक के पॉकेट से वसूलते हैं। ठीक है, सामान बेचेंगे, बेचते टाइम क्या बोलेंगे, प्लस जीएसटी। सामान का प्राइस तो आप भरिए ही भरिए, उसका चार्ज तो देना ही है, लेकिन उसके साथ में प्लस जीएसटी भी दीजिए। तो ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, जीएसटी पे करता है, और वही जीएसटी क्या है, सरकार को पहुंचाई जाती है। तो टैक्स चार्ज हुआ किस पर, रिलायंस कंपनी पर, टाटा कंपनी पर, महिंद्रा कंपनी पर, लेकिन भरा कौन, आम आदमी। तो जिसके ऊपर चार्ज हुआ वो नहीं भर रहा है, आम इंसान भर रहा है। तो ये कंपनी वाले लोग जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स चार्ज होता है वो शिफ्ट कर देते हैं, अपने सर से उठाकर ग्राहक के सर पर लाद देते हैं। ठीक है, तो ये भार क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो भार अगर आप टैक्स का ट्रांसफर कर सकते हो, कर पा रहे हो, तो ऐसे टैक्स को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास एक ही है जिसका नाम है जीएसटी। पहले बहुत सारे थे लेकिन सब हटाकर अब सिर्फ जीएसटी रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। क्या लिखा बेटा, इंपॉर्टेंट, शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं, भार जो है
आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, एक इंसान के सर से दूसरे इंसान पर शिफ्ट किया जा सकता है बाय द टैक्स पेयर। जो भी टैक्स पेयर है, जो भी कंपनी है या जो भी प्रोड्यूसर है, वो अपने सर का टैक्स किसी और इंसान, अदर पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। हेंस इम्पैक्ट and incidence of tax are on different heads। तो इस टाइप के टैक्स का असर और जिम्मेदारी किसी और के सर पर, डिफरेंट हेड मतलब किसी और के सर पर शिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लोग बता रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए इन लोगों ने बताया न्यूली इम्प्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विसेज, नया नया सामान या सर्विस जो बनाया गया है, उत्पादित किया गया है, उसके ऊपर नया टैक्स क्या, किस नाम से रखा है इन लोगों ने इंडिया में? जीएसटी। तो न्यूली इम्प्लीमेंटेड मतलब नया नया क्या है? इंट्रोड्यूस किया गया है टैक्स, जिसका नाम रखा गया है जीएसटी इन इंडिया। हैज रिप्लेस्ड ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज। तो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज को हटाकर सिर्फ एक ही टैक्स अब रखा गया है, जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है। पहले बहुत से टैक्स थे स्टूडेंट्स, जैसे सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ्स, फ्राइट, ये सब थे पहले टैक्सेस। लेकिन सारे टैक्सेस को हटाकर इन लोगों ने अब एक ही टैक्स रखा है सिर्फ, जिसका नाम है जीएसटी। ठीक है। तो जीएसटी अच्छा है कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको याद करने में टेंशन नहीं होगा। एक ही सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत है अब जीएसटी। ठीक है। जीएसटी आपको बता गया कभी से चालू किया गया हमारे देश में? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया हमारे देश में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। तो टैक्स वाला हमने खत्म किया, टैक्स के अंदर हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सीखा। अगला हमारे पास है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। नॉन टैक्स मतलब जो अलग और साधन है टैक्स के अलावा, वो कौन कौन से साधन है गवर्नमेंट के पास, वो देखा जाए। तो पब्लिक रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट प्रशासन जो है, प्रशासन और भी तरह से टैक्स वसूलती है या कमाई करती है। पब्लिक इंटरप्राइजेज, पब्लिक कंपनियां हैं, उनसे कमाई होती है। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, बहुत से लोग पब्लिक जो है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसे सरकार को गिफ्ट के तौर पे, डोनेशन के तौर पर, ग्रांट के रूप में देती है, वो सरकार की क्या है? कमाई है, जिसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहेंगे। These sources are different than the taxes। तो टैक्सेस के अलावा स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोर्सेस हैं, सरकार के पास सोर्स है। तो बताइए, टैक्स को छोड़कर सरकार जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से कमाती है, पब्लिक इंटरप्राइजेज चला रही है सरकार, उससे कमाती है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स मिलते हैं, उससे सरकार कमा रही है, जिसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहेंगे। मतलब टैक्स के अलावा जो कमाई है ऐसी मानी जाएगी। दीज सोर्सेस आर डिफरेंट देन द टैक्सेस, ये टैक्स से अलग होगा। शॉर्ट में अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज सोर्सेस आर एज फॉलोज। तो नीचे आपको बता रहे हैं ऐसे सोर्सेस के बारे में, छोटे में 7 पॉइंट्स इन लोगों ने बताया है नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। देखा जाए बेटा, फर्स्ट है फीस। तो फीस आप जानते हैं, लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्ट फीस, तो तमाम टाइप के फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है, जो उसके लिए कमाई है। देखा जाए, अ टैक्स इज पेड कंपल्सरली विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, whereas fees is paid in returns for certain specific services rendered by the government।
तो देखिए स्टूडेंट, टैक्स ऐसा होता है जिसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा। आप टैक्स भरने के बाद बोलोगे कि मुझे अब बेनिफिट चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फीस टैक्स से अलग है, ये नॉन टैक्स के अंतर्गत आता है, और ये जो भरता है उसे इसका फायदा होता है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फीस भरा, तो आपकी संस्था रजिस्टर हो जाएगी, आपको उसका बेनिफिट होगा। सरकार आपको परेशान नहीं करेगी। जो दुकानें रजिस्टर नहीं है उसे सरकार बंद करा सकती है, लेकिन आपकी दुकान बंद नहीं करवाएगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फीस हो गया। लाइसेंस फीस, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उनकी गाड़ियां रोड पर नहीं चल सकती, लेकिन आपने लाइसेंस निकाल लिया है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आप फीस भर रहे हो, आपको फायदा मिलेगा। तो इसे कहा गया है कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वर्डिंग पढ़ के देख लीजिए। फीस इज पेड इन रिटर्न्स फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सर्विसेज। तो फीस भरा जाता है स्पेसिफिक मतलब विशेष प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए, आपको विशेष प्रकार की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन फीस, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, फीस भर रहे हो, तो आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फीस, आपने अपनी दुकान, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, जिम, मेडिकल इत्यादि का रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप खुले आम सामान बेच सकते हो, सर्विस दे सकते हो, लेकिन दूसरे लोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फीस जो होता है जिसने भरा उसी को बेनिफिट उसका होता है। तो ये पहला था आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। सेकंड देखते स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास है द प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, पब्लिक को गवर्नमेंट कई सुविधाएं देती हैं। मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टू द सिटीजन। जो नए जमाने की सरकार है, नए जमाने की सरकार पब्लिक को काफी प्रकार की सेवाएं और वस्तुएं दे रही हैं। अ प्राइस इज अ पेमेंट मेड बाय द सिटीजन टू द गवर्नमेंट, और जिसके लिए सिटीजन्स प्राइस कीमत दे रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को, फॉर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम। फॉर एग्जांपल रेलवे फेयर्स, अब सरकार रेलवे की सुविधा दे रही है। पोस्टल चार्ज, पोस्टल चार्जेस जो पोस्टल स्टैंप्स आते हैं उसकी सेवा दे रही है। आपका तमाम प्रकार की सेवाओं का जो चार्ज होता है वो सरकार तक पहुंचता है। जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज लगता है। आप कोई स्पेशल ब्रिज यूज कर रहे हैं, कोई स्पेशल बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पर चार्ज लगता है। ठीक है, आप सरकार की राशन दुकान से सामान परचेज कर रहे हैं तो वहां पर पेमेंट कर रहे हैं। गार्डन, सरकारी गार्डन में जा रहे हैं, स्कूल अस्पताल में जा रहे हैं, तो वहां पर भी चार्जेस हल्के फुल्के लग रहे हैं। तो ये सब चार्जेस क्या है, गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप पेमेंट कर रहे हो। तो सिटीजन ने गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो पैसे दिए हैं वो सरकार की क्या है, कमाई है। और ये भी क्या होता है, जिसने पे किया उसी को बेनिफिट मिलता है। रेलवे फेयर, रेलवे का टिकट निकाला आपने तो आप ही जाओगे ना, कोई दूसरा नहीं जा सकता। आपने टिकट निकाला है, आपको उसकी सुविधा प्राप्त होगी। पोस्टल चार्ज आपने खरीदा है, आपने पे किया है, तो उसका बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, गार्डन का टिकट आपने निकाला है, कोई भी जू में जा रहे हैं, सरकारी जू है, चिड़ियाघर है, तो वहां का टिकट आप निकालोगे, म्यूजियम का टिकट निकालोगे, तो वो सरकार आपको सुविधा देगी। तो जिसने खर्च किया है उसी को सुविधा मिलेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मतलब एक कोई अलग स्पेशल सिर्फ उसी चीज पर ये चार्ज होता है और किसी चीज पर नहीं, ऐसा स्पेशल असेसमेंट कहलाएगा। देखते हैं किस पर स्पेशल असेसमेंट चार्ज होता है। द पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोगों पर ये चार्ज किया जाएगा इन एक्सचेंज फॉर सर्टन सोशल फैसिलिटी given to them by authority is known as स्पेशल असेसमेंट। तो ये सबके ऊपर चार्ज नहीं होगा। सरकार किसी एक एरिया में कुछ अच्छा काम की है तो उस एरिया से क्या है, वसूल करेगी। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट,
local bodies can levy a special tax on the residents of the particular where area where extra special facility of road, energy, water supply और प्रोवाइडेड। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स की पानी पर जो है चार्ज गांव में कम लगता है, लेकिन शहरों में पानी पर ज्यादा चार्ज लगता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी ज्यादा खर्चा शहर वालों का जाता है। रोड बनाकर आपको दिया गया है, स्पेशल रोड बनाकर दिया गया है, तो शहर वालों पर ज्यादा चार्ज लगता है। तो अगर मुंबई में बनाया गया है तो मुंबई वालों से इस फैसिलिटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। तो जिस एरिया में सरकार ने कुछ स्पेशल सर्विस दिया हुआ है, उस स्पेशल सर्विस के लिए अगर स्पेशल चार्ज कर रही है सरकार, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल चार्ज। ठीक है, तो ये भी नॉन टैक्स के अंतर्गत आता है। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल खर्चों के ऊपर गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे वसूलती है। फोर्थ है बेटा फाइन्स एंड पेनाल्टीज। तो ये तो आप जानते ही हो, फाइन्स एंड पेनाल्टीज जो होती है वो पब्लिक को सुधारने के लिए होता है। ये सरकार का कमाई का मेन जरिया नहीं है, लेकिन पब्लिक को सुधारने के लिए चार्ज किया जाता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, समाज में क्या है, शांति, पीस एंड काम फैला हुआ रहे। द गवर्नमेंट imposes fine and penalties on those who violate the law of the country। देश का जो नियम भंग करते हैं उनके ऊपर फाइन्स एंड पेनाल्टी चार्ज होता है। जैसे आपने टिकट नहीं निकाला तो टीसी आपके चार्ज करेगा, आपने सिग्नल जंप कर दिया तो आप पर आरटीओ चार्ज करेगा, आपने किसी को मार दिया तो पुलिस वाला चार्ज करेगा। ठीक है, तमाम प्रकार के जो फाइन एंड पेनाल्टीज हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्पोज ऑफ फाइन एंड पेनाल्टीज इज नॉट टू अर्न इनकम। सरकार कमाना तो नहीं चाहती इससे, लेकिन हाँ, बट टू डिस्करेज द सिटीजन्स फ्रॉम वायलेटिंग द लॉ। लेकिन नियम भंग न करे पब्लिक, इसलिए ये चार्ज करना जरूरी है। नियम पब्लिक भंग ना करे इसलिए जरूरी है। जैसे स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में आई कार्ड खो गया तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, आपने च्युइंगम खाया तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, आपने मोबाइल यूज किया कॉलेज कैंपस में या क्लासेस कैंपस में तो आप पर फाइन लगेगा। तो ये कमाई का कोई जरिया नहीं है, लेकिन एक शांति बने रहे, एक सिस्टम नियम बरोबर से सभी फॉलो करें, इसलिए चार्ज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फाइन्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल आरटीओ चार्ज करता है। हाउएवर द इनकम फ्रॉम दिस सोर्स इज वेरी स्मॉल। तो ये बहुत कम लोग नियम भंग करते हैं, इसलिए सरकार की कमाई जो फाइन और पेनल्टी से वो बहुत कम होती है, लेकिन ये चार्ज करना जरूरी है ताकि लोग सुधर कर रहे, समाज में लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हुआ स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एंड डोनेशंस। तो गिफ्ट मतलब उपहार, ग्रांट मतलब आपका हुआ गारंटी। गारंटी जो लोग क्या है बोलते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, वो फिक्स है, आप विश्वास रखिए, आप उम्मीद में रहिए। डोनेशन मतलब क्या? दान। तो गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, तो सरकार को काफी जगहों से गिफ्ट मिलता है, ग्रांट्स मिलता है एंड डोनेशंस मिलता है। तो पढ़कर देखते हैं। The government may also earn some income in the form of gift by the citizen। काफी सिटीजन्स हैं जो सरकार को मदद करते हैं, करोड़ों रुपए दान करते हैं। तो आपने सोनू सूद को देख लिया, आपने अक्षय कुमार को देख लिया, ये लोग क्या है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पब्लिक को मदद कर रहे हैं, सरकार को मदद कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। The government may also receive grants from the foreign government। तो फॉरेन गवर्नमेंट अगर वादा करती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके यहाँ पर कोई भूकंप आ गया या कोई पीड़ित हो गया, महामारी आ गई, तो हम आपको मदद करेंगे, तो जो गारंटी हमें मिलती है किसी और से, उसे ग्रांट्स कहते हैं। तो बाहर की सरकार, फॉरेन कंट्रीज हमें गारंटी देती है और उससे हमें पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो भी पब्लिक की या गवर्नमेंट की क्या है? कमाई है। इंस्टीट्यूशंस फॉर जनरल
एंड स्पेसिफिक पर्पज। तो जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, अस्पताल है, स्कूल है, गार्डन्स है, उसके यहाँ से जो कमाई है वो भी सरकार की क्या है, कमाई है। फॉरेन एड हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि गरीबों को क्या है, अमीर दयावश दान करते हैं, तो इंडिया के भी अच्छे रिलेशन, अच्छे बिहेवियर की वजह से काफी फॉरेन कंपनियां क्या होती हैं, एड मतलब मदद, एड मतलब क्या, मदद, मदद के लिए तैयार रहती हैं, फाइनेंशियली इंडिया को मदद करती है, जो इंडिया के लिए कमाई है, गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्स है। However, this source revenue is uncertain in nature. लेकिन ये तो देने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि वो देगा कि नहीं देगा, तो ये अनसर्टेन है, मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कि मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जो अनाज कोरोना में लोग दे रहे हैं, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो फिक्स नहीं है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला वो फिक्स नहीं होता है। तो गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन सरकार के लिए इनकम की सोर्स है, लेकिन फिक्स नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए 6 देखते हैं, सेकेंड लास्ट हमारे पास है स्पेशल लेवीज। स्पेशल लेवीज मतलब स्पेशल चीजों पर चार्ज किया जाए, स्पेशल चीजों पर, जैसे दिस इज लेवीज ऑन दोज कमोडिटीज द कंजम्पशन ऑफ विच इज हार्मफुल। अगर आप नशे वाली चीजें यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर सरकार हैवी चार्ज करती है, जिसे स्पेशल लेवीज कहते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल कौन कौन सा हो गया, हेल्थ के लिए या वेल बीइंग के लिए, like fine and penalties, the objective is not to earn income। ऐसे फाइन और पेनल्टीज का कमाई का उद्देश्य नहीं होता है, but to discourage the consumption of harmful commodities by the citizen। लेकिन नागरिक हार्मफुल चीजें न खाएं, न पिए, न नशा करें, ये उद्देश्य होता है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया, ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, जो शराब के ऊपर फाइन चार्ज है, ड्यूटी चार्ज है, वो ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स। तो ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स मतलब क्या है, ये सारी नशे की चीजें हैं, वाइन हो गया, ओपियम हो गया, एंड अदर नशे वाली चीजें, ड्रग्स हो गई, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया। तो दारू, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स पर जो चार्ज होता है, जो ड्यूटी होती है, वो इसलिए चार्ज किया जाता है कि लोग नशे में बिल्कुल नशेड़ी ना हो जाए, गर्दुल्ले ना हो जाए, समाज एक तरह से मेंटेन रहे, इसलिए ये चार्ज किया जाता है। लेकिन आपने कोरोना काल में देखा, बीच में शराब की दुकानें खुल गई, तो बहुत ही ज्यादा सरकार को क्या हो गया, 2 दिन में ही इनकम हो गया। तो ये भी सुधारने के लिए चार्ज है, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ा जरिया है कमाई का। तो ये पब्लिक रिवेन्यू का सेकंड लास्ट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, बोरोइंग। तो सरकार क्या है, बोरोइंग मतलब उधारी भी ले सकती है। किससे ले सकती है, अपने ही लोगों से, अपने ही लोगों से उधारी लेकर अपनी कमाई बना सकती है, कुछ समय के लिए यूज करके बाद में उन्हें लौटा सकती है। तो द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो जो पब्लिक डिपॉजिट करती है बॉन्ड्स के रूप में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के रूप में पब्लिक क्या है, पैसे जमा करती है सरकार के पास। ठीक है, तो वो पैसे भी सरकार की कमाई है। इट ऑल्सो गेट्स लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज, और विदेशी कंपनियों से भी ले सकती है उधारी, जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ये 2 बैंक जो है हर देश को लोन पर पैसे देते हैं। तो अगर आपको जरूरत है तो उधारी ले सकते हो, कोई भी कंट्री, कोई भी देश इन दोनों बैंकों से उधारी ले सकता है। कौन सा बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यहां से जो लोन मिलेगा वो देश की कमाई होगी, एक्सेट्रा। लोन्स आर बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टाइम। और मॉडर्न समय में प्रोग्रेस करने के लिए हर देश की सरकार जो है लोन ले रही है। अब ये फैशनेबल हो गया, आप भी अपने सोसाइटी में देख सकते हो बेटा, हर एक कहते हैं कि मैंने घर किस पर लिया है, लोन पर लिया है, मैंने कार कहां से लिया है, लोन पर लिया है। ठीक है,
तो लोग लोन पर ले लेते हैं बिंदास और धीरे धीरे कमा कर क्या है लौटा देते हैं। तो अब ये फैशन हो गया है बोरोइंग, उधारी, लोन पर पैसे लेना। वैसे ही देश भी क्या है वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेता है और अपना काम करता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आज का टॉपिक पब्लिक रेवेन्यू हम लोगों ने सिस्टमेटिक खत्म किया। आप लोगों ने सहयोग किया, साथ में बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद।